जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को कंबाइंड तरीके से हम देखते हैं, जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। तो आज हम 22 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। 20 फेब को जो पेपर का एनालिसिस है वो मैं नहीं ला पाया था, इसीलिए आज उसके भी जो एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट थे वो भी मैं इसी में कवर करने वाला हूँ। तो आज बेसिकली हम इतने टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। और जैसे कि संडे को हमारा एनालिसिस नहीं आता है, तो संडे को जितने भी हफ्ते भर के पीडीएफ है वो आप रिवाइज कर सकते हो। और ये जो पीपीटीज है, अब इस पीपीटी में मैंने काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए हैं, जिससे कि इन पीपीटी को मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना पाऊँ। और जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन में भी काफ़ी आसानी आपको जाने वाली है, क्योंकि पॉइंट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। तो अभी जब आपके सामने पीपीटी आएगी तो आपको नज़र आएगा। रोज़ की तरह सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन जो है वो हाजिर है, जिसका जवाब आपको देना है, और उसी के साथ साथ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बोथ इंडिया एंड मालदीव्स जो है वो मेंबर है। मतलब इंडिया और मालदीव्स नीचे दिए गए में से किस किस के मेंबर्स है, दोनों। तो यहाँ पर सार्क है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, देन इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन। इसका जवाब अगर हम देखते हैं तो आपको सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करना है। इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है। तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन लिख पाओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर नहीं लिख पाओ तो जिन्होंने लिखा हुआ है उसका आप ज़रूर पढ़ लेना। इसका जवाब अगर हम देखते हैं तो वो है तीनों। तो 1 2 3 तीनों इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है। और आज के जो टॉपिक है हमारे सामने ये सारे के सारे हैं। देखिए क्या होता है, न्यूज़पेपर मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। न्यूज़पेपर में से जो जो एडिटोरियल्स है वो सारे एडिटोरियल्स मैं आपको एक ओवरव्यू कराता हूँ कि ये एडिटोरियल में वो है, वो एडिटोरियल में वो है, ये हमारे काम का नहीं है। उसमें काफ़ी वक्त चला जाता है। इससे बेटर ये है कि दोनों ही न्यूज़पेपर में से जो भी एडिटोरियल्स हम कवर करने वाले हैं, इनफैक्ट जो न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट रहती है वो भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी एडिटोरियल्स बोलिए या न्यूज़ आर्टिकल्स बोलिए, जो भी इंपॉर्टेंट रहती है वो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से कवर कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम भी बच जाता है। और जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते टाइम आपको पता रहता है कि हाँ, ये वाले सेट में, मतलब ये वाले पीपीटी में या ये वाले पीडीएफ में कौन कौन से एडिटोरियल जो है हमने कवर किए हुए हैं। तो ढूंढने में भी आसानी जाती है, और सब तरफ से आपको जो टाइम है वो भी आपका बचता है, एनर्जी जो है वो भी आपकी बचती है। तो न्यूज़पेपर देख के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें से ये इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, वो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा ढांचा जो है वो नज़र आ रहा है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ढांचा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रोज़ देखेंगे कौन से टॉपिक जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग का जो हमारा जो पीपीटी है उसकी सबसे स्टार्टिंग का जो पार्ट है, फर्स्ट पीपीटी, उसमें भी मैंने ये टॉपिक जो है वो लगाए हुए हैं, जिससे कि आप स्टार्टिंग का पेज ही देखकर समझ जाओ कि हाँ, ये टॉपिक उसमें दिया हुआ है क्या। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें जो कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग जो है वो देखने को मिलता है, उसके चैलेंजेस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये हम सबसे पहले जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद राइट टू हर टेस्टिमोनी, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ये वाला द हिंदू का एडिटोरियल है। ये अगर हम देखते हैं, ये सैटरडे को आया था। ये अगर हम देखते हैं राइट टू हर टेस्टिमोनी, तो ये वाला इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद वोट इन पुदुचेरी, मतलब नॉमिनेटेड इलेक्टेड एमएलए जो है वहाँ का पूरा ढांचा हमें यहाँ पर समझने को मिलेगा, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का है। देन हीट फ्रॉम मोबाइल फोन कैन बी यूज टू चार्ज स्मार्ट वॉचेस। तो ये एक नया पदार्थ जो है, नया एक मटेरियल जो है वो यहाँ पर इजाद किया गया है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का है। देन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन सेक्टर। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन आर एजुकेशन सेक्टर। तो ऐसे जो है, ऐसे आपको क्वेश्चन सीधे मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आज के टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, और बहुत सारे कोर्सेज जो है कंप्लीट भी हो चुके हैं। जैसे कि इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है। इंडिया ईयर बुक, बहुत सारे एस्पिरेंट जो उसको छोड़ देते हैं, उस पर निगलेक्ट कर देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, लेकिन इंडिया ईयर बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें से भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देन एंशियंट हिस्ट्री जो है वो भी कंप्लीटली अवेलेबल है। जियोग्राफी कंप्लीटली अवेलेबल है। एथिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है। और अभी इकोनॉमी का कोर्स जो है वो आ चुका है, और इकोनॉमी का कोर्स जो है वो भी आपको देखने को मिल रहा है।
तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, और इससे कई फायदे होते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन का जो है वो चलता रह रहा है, तो आप घर बैठे जो है पढ़ाई कर सकते हो। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आप एंजॉय कर सकते हो काफ़ी खूबसूरत तरीके से। जो कोर्सेस है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, सभी सोर्सेस से आपके लिए कोर्सेज जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको और कहीं कहीं पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सारी चीज़ें आपको इन वीडियोज़ से ही मिल जाए। तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के वीडियोज़ जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो और उसी के साथ साथ लोएस्ट प्राइजेस में है। मतलब दूसरी जगह पर अगर आप देखोगे तो जितना आपको एक महीने का पे करना है, उससे भी कम में यहाँ पर आपको एक साल का मिल रहा है। तो आप साल भर का ले सकते हो और काफ़ी निश्चिंत रहकर जो पढ़ाई है वो पूरी आपकी कर सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। मैं आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो भी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है, तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग एंड इट्स चैलेंजेस। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो लैंड है उसकी टाइटलिंग प्लस यहाँ पर जो उसके चैलेंजेस है उसके बारे में बात की जा रही है। ये भी अगर हम देखते हैं तो मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी चैलेंजेस, सोल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में आप सभी को पता होगा। पहले हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो प्लानिंग कमीशन है उसको खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पर नीति आयोग को लाया गया। अब जब हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग जो है, देखिए अलग अलग तरीके की बॉडीज होती है। कुछ होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी, है ना, जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया होता है। कुछ होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। और कुछ होती है नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नॉर स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, मतलब जो किसी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू लाई जाती है। तो जो प्लानिंग कमीशन है वो एक नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी थी। और अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो सेम ये भी वही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर जो कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग है उसके ऊपर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लेकर आए हैं। अब यहाँ पर मॉडल बिल जो है लैंड टाइटलिंग पर, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भेजा गया है उनके कमेंट्स जानने के लिए। नीति आयोग जो उसके कुछ फंक्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं, पूरे फंक्शन जो है वो हमने नीति आयोग चैप्टर सेपरेटली लिया हुआ है हमारे एमएम एकेडमी ऐप के पॉलिटिकल लेक्चर्स में। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको फोस्टर करना, ठीक है, कभी कभार आपको डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब मेंस में डायरेक्टली नीति आयोग के बारे में पूछ लेंगे, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मॉनिटरिंग इवेल्युएशन है वो करना, उसी के साथ साथ जो पॉलिसीज है, प्रोग्राम है, फ्रेमवर्क है, उनको डिजाइन करना, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना, है ना। और उसी के साथ साथ रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब करके ये एक्ट करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस बिल की, तो करंट स्टेटस अगर हम देखते हैं टाइटलिंग का, तो वो किस तरीके से होता है। इंडिया जो है करंटली फॉलो करता है एक सिस्टम ऑफ प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग। क्या है प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग? इसका मतलब है कि जो लैंड है उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, मेंटेन किए जाते हैं। और ये जो होता है ये ट्रांजैक्शन के बलबूते पर किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ट्रांजैक्शन, जो भी जमीन आप खरीद रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, तो जो भी पोजीशंस होते हैं उससे रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि सेल डीड हो गई, है ना, रिकॉर्ड्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मॉर्टगेज हो गया, लीज हो गया, तो ये सारी चीजों को सही तरीके से रखा जाता है, उसकी जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन किए जाते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन पेपर है ये एक्चुअल में गारंटी नहीं है ओनरशिप टाइटल ऑफ द लैंड, ठीक है। होल्डिंग द रजिस्ट्रेशन पेपर डज नॉट एक्चुअली गारंटी द ओनरशिप टाइटल ऑफ द लैंड। तो ये एक मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही मुद्दे से सारे चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन पेपर्स है तो एक्चुअल में गारंटी नहीं है वो ओनरशिप ऑफ द लैंड की, ठीक है। अब यहाँ पर प्रपोज्ड सिस्टम जो है वो क्या की गई है, तो अब यहाँ पर कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम में लैंड रिकॉर्ड जो है डिसिग्नेट करेंगे एक्चुअल ओनरशिप। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या था, एक्चुअल जो ओनरशिप टाइटल है ऑफ द लैंड वो नहीं, यहां पर अब नए इसमें क्या हो रहा है, यहां पर एक्चुअल ओनरशिप जो है लैंड की वो यहां पर डिसिग्नेट जो है वो की जाएगी। टाइटल जो है इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइटल है वो गारंटी किया जा रहा है, ठीक है, ये ग्रांट किया जा रहा है, और ये गारंटी के तहत दिया जा रहा है कि हाँ ये अब आपका टाइटल है, ठीक है। मतलब अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहां पर ले रही है सरकार। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से गवर्नमेंट की हो जाती है। एक बार अगर टाइटल ग्रांट किया गया, ठीक है, और दूसरे जो भी क्लेमेंट रहेंगे जो यहाँ पर डिस्प्यूट के लिए आएंगे, तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट जो है वो सेटल करेंगे
टाइटल होल्डर के साथ नहीं। मतलब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर मैंने एक कोई ज़मीन जो है, ठीक है, वो अब किसी को बेचनी है, ठीक है। मैं इसमें क्या होता था, काफ़ी फ्रॉड्स भी होते थे। जैसे क्या है कि मैंने कोई फेक ज़मीन जो है एक बार मैंने किसी को बेच दी, ठीक है। अब क्या होता था कि मेरे पास एक ज़मीन है, मैंने इस इंसान को ज़मीन जो है वो बेच दी, फ़र्ज़ कीजिए कि 5 लाख रुपए में बेच दी। अब क्या हो रहा है, ये सारे ट्रांसफ़र ऑफ पेपर्स ये सब होने के पहले पैसे तो मैं उससे ले रहा हूँ, एडवांस बोलिए जो भी पैसे हैं वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए कि एडवांस जो है वो मैंने यहाँ पर ले लिए 1 लाख रुपए। अब क्या हो रहा है, ये जो ज़मीन है मैं किसी और को भी बेच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उससे भी मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पर इस तरीके से फ्रॉड जो है वो करता था। मतलब अब क्या है, ज़मीन पर ये भी क्लेम करेगा, ये बोलेगा नहीं मेरी ज़मीन है, ये बोलेगा नहीं मेरी ज़मीन है। ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब हो रहा ऐसा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एक्यूरेसी की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं कोई ज़मीन ले रहा हूँ या फिर अगर मैं कोई ज़मीन बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर जो भी खरीदने वाला है अब वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो एक्यूरेसी के साथ उसको गारंटी देंगे, उसको ग्रांट करेंगे ओनरशिप ऑफ लैंड। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सीधा गवर्नमेंट के पास जा सकता है, गवर्नमेंट को बोल सकता है कि देखो भाई साहब ऐसा 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 हुआ है, ठीक है। फर्दर अंडर कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग, टाइटल होल्डर जो है वो कोई डेंजर में नहीं होता है ओनरशिप लूज करने के। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं होता है। सिग्निफिकेंस अगर इसका हमें देखते हैं तो सिग्निफिकेंस क्या है, नई सिस्टम जो है यहाँ पर कंट्री के लैंड मार्केट को रिफॉर्म कर रही है। लैंड मार्केट रिफॉर्म कर रही है थ्रू फंडामेंटल लीगल एंड प्रोसीजरल शिफ्ट, ठीक है। कि कैसे अवॉर्ड किया जा रहा है, पहले जो है काफ़ी फ्रॉड होता था, अब यहाँ पर फ्रॉड जो है वो उसकी संख्या कम हो जाएगी। डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे, गवर्नमेंट जो है वो पूरी एक्यूरेसी जो है वो देखने वाले हैं, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर लैंड टाइटलिंग सिस्टम जो है ड्रास्टिकली यहाँ पर लिटिगेशन जो उसको कम कर देंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले अगर देखा जाए तो पहले फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा कि ये भी बेच रहा है, इसको भी बेच रहा है, इसको भी बेच रहा है, इसको भी बेच रहा है। अब क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट जो है वो पूरा सब कुछ स्क्रूटिनाइज कर रही है, गवर्नमेंट सारी की सारी चीज़ें देख रही है। और गवर्नमेंट को जब सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ ये सही है, यही इसकी लैंड है और ये इसको बेचना चाह रहा है, एक ही व्यक्ति को ये बेच रहा है, इससे पहले इसने किसी को नहीं बेचा है, मतलब गवर्नमेंट अब यहाँ पर ग्रांट कर रही है। इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रॉड्स है वो कम हो जाएंगे। फ्रॉड कम होंगे तो लिटिगेशन जो है वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे, जो कोर्ट है उसमें भी केसेस जो है वो कम जाएंगे। लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट जो है 2/3 ऑफ ऑल पेंडिंग केसेस जो है इंडिया में वो देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हम लैंड से रिलेटेड कोई भी केस देखते हैं, ठीक है, तो वो 20 साल एवरेज टाइम जो है वो उसका हमें देखने को मिलता है उसको सॉर्ट होने के लिए। मतलब वो जो इंसान है जिसने ज़मीन खरीदा है, हो सकता है उसकी डेथ भी हो गई हो, फिर भी वो केस जो है वो चलता जा रहा है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो ये लिटिगेशन जो है ये कम होगा, यहाँ पर केसेस जो है वो कम जाएंगे। बेनिफिट्स क्या होगा, सबसे पहले तो वही है, केसेस जो है वो काफ़ी कम जाएंगे, है ना। करंटली अगर हम देखते हैं लैंड टाइटल जो है बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन, जहाँ पर लोग जो है वो एंटायर चेन ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो भी क्रिएट होते हैं। इसके वजह से जो फेक सेलिंग है वो भी हमें देखने को मिलती है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है ओनरशिप के डॉक्यूमेंटेशन का वो इंक्रीज हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत सारी जगहों पर, जब मैं परचेस करने के लिए गया हूँ, मतलब घर बोलिए या फिर ज़मीन परचेस करने के लिए गया हूँ, तो मेरे अंदर एक डर रहता है कि यार ये ज़मीन जो है सही में उसी व्यक्ति की है या नहीं, ये ज़मीन जो है सही में ये फ्रॉड के तहत मुझे बेच तो नहीं रहा है। ऐसे काफ़ी डर रहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बार तो मैं खरीदता भी नहीं हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खरीदते भी नहीं होंगे डर की वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम चलते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी ज़मीन जो है उसमें घर बांधने के लिए परमिशन ही नहीं दी गई है गवर्नमेंट ने, कि उसके ऊपर से फ्लाईओवर जाने वाला है या कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, परमिशन ही नहीं दी है। तो वो इंसान जो है अपनी ज़मीन बेच रहा है फ्रॉडलेंट तौर पर कि नहीं 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 नहीं, ले लो ले लो ले लो ले लो, है ना। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा कि जब यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, जब यहाँ पर गवर्नमेंट पूरा स्क्रूटिनाइज करेगी, जब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अश्योरेंस देगी, तो यहाँ पर मेरे अंदर भी एक सांत्वना आ जाएगी कि हाँ यहाँ पर जो ओनरशिप है वो मुझे मिलने वाली है। और जब ओनरशिप मिलने वाली है तो क्या होगा, यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी जो है बिना किसी रिस्क के यहाँ पर पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। ये नई सिस्टम जो है यहाँ पर लैंड डिस्प्यूट्स को एंड करेगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, इसको यहाँ पर बढ़ावा देगा। अभी अगर आप देखोगे तो पहले हमारे यहाँ पर क्या था, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा था। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में पहला क्या था, कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसकी बैलेंस शीट, देन बैंक्स की बैलेंस शीट। लेकिन अब यहाँ पर 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रही है। एक तो अगेन यहाँ पर ऐड हो गया है एनबीएफसी, क्या ऐड हो गया एनबीएफसी, और एक ऐड हो गया रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जो है ये भी काफ़ी बुरी अवस्था से गुजर रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, हाउसिंग अनसर्टेनिटी को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। न्यू सिस्टम जो है यहाँ पर प्रमोट करेगी एक्टिव लैंड मार्केट। जो एक्टिव लैंड मार्केट है वो यहाँ पर नई सिस्टम जो है वो प्रमोट करेगी।
और जो भी एम्बिग्यूटी रहती है ओनरशिप को लेकर यहाँ पर जो पहले हुआ करती थी तो उसमें क्या होता था, उसमें जो ट्रांजैक्शन है फालतू के, है ना, ऐसे ब्लैक मार्केट में ये सब होते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सारे जो ट्रांजैक्शन है व्हाइट इसमें होंगे, पहले ब्लैक इसमें होते थे, तो जो टैक्सेस है गवर्नमेंट को वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के स्क्रूटिनिटी में हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज जो है वो नहीं हो सकती है। अब चैलेंजेस अगर हम देखते हैं तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम देखते हैं तो वो है कि लैंड रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर अपडेटेड फॉर डेकेड्स, कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। अब जब अपडेट नहीं किया गया है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज की, तो ये जब अपडेट नहीं किया गया है तो फिर अब यहाँ पर अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को अश्योरिटी देने के लिए, गवर्नमेंट को गारंटी देने के लिए गवर्नमेंट को पूरे कागज पत्र जो है वो देखने पड़ेंगे सही है या नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स है वही यहाँ पर अपडेट नहीं किए गए हैं, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले वो देखना बहुत बड़ा एक काम है। और गवर्नमेंट के काम, आप पता है आपको, ऑफिस ऑफिस खेलते रहते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स लैंड टाइटल के लिए, ओनर्स जो है वो यहाँ पर क्लेमेंट पर रहेगा, जो क्लेमेंट है उस पर रहेगा, है ना। जिसमें से बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंटेशन जो उसका ले भी नहीं पाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। लोकल गवर्नमेंट जो है डू नॉट हैव रिसोर्सेस या मैन पावर कि वो लोकल लेवल सर्वे जो है वो करा सके। मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमें सर्वे कराना पड़ेगा ना सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पर जब गवर्नमेंट गारंटी दे रही तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए मैन पावर जो है वो भी लगेगी। और लोकल गवर्नमेंट अगर हम देखते हैं, ना ही उसके पास रिसोर्सेस है, ना ही मैन पावर है कि वो जो सर्वे है वो कंडक्ट करवा सके। तो ये कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मेंस में आपको इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आप इसका पूरा जो एक एनालिसिस है वो यहाँ पर रख सकते हो। मतलब सबसे पहले तो क्या है वो हमने देख लिया, देन उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने देख लिया, देन उसके बाद चैलेंजेस क्या है वो भी हमने देख लिया। अब देखिए चैलेंजेस जो हर किसी में रहते हैं, यूपीएससी क्लियर करने में भी चैलेंजेस है, ऐसा खुद मोदी जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो लैंड टाइटलिंग और उसके चैलेंजेस है वो समझ में आ गए। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भी हमारे एडिटोरियल्स होते हैं जो हम यहाँ पर कवर करते हैं, उसका सेपरेट वीडियो निकालकर GS1, GS2, GS3 ऐसे प्लेलिस्ट बनाकर उसमें मैं ऐड कर दूँ, ऐसा भी मैं सोच रहा हूँ। तो आपका क्या कहना है, जिससे कि आपको ढूंढने में भी आसानी जाए, आप सीधा टाइटल टाइप कर दो और वो चीज़ आपको मिल जाए। तो आप क्या कहते हो इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या ऐसे कर सकते हैं हम, जिससे कि प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियो जो है, सेपरेट टाइटल्स के वीडियो मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर MJ अकबर वर्सेस जर्नलिस्ट प्रिया रमनी कंट्रोवर्सी। अब ये कंट्रोवर्सी जो है ये क्या है, क्या यहाँ पर पूरा सिनारियो चल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखते हैं GS पेपर 2, तो GS पेपर 2 पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इंडियन पीनल कोड जो है उसके कुछ सेक्शन, देखिए इंडियन पीनल कोड ऐसा है कि जिसमें के सारे सेक्शंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सेक्शन न्यूज़ में चल रहे हैं वो आपको याद करना होता है। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, कंट्रोवर्सी में रहते हैं, तो वो आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये पूरे मसले को हम यहाँ पर समझेंगे, जिससे कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपका ये जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूज़ की, तो देखिए दिल्ली कोर्ट जो है उसने यहाँ पर क्रिमिनल डिफेमेशन केस, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो है डिफेमेशन केस और दूसरा क्रिमिनल डिफेमेशन केस हमें देखने को मिल रहा है। ये जो है ये फाइल किया गया था फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर MJ अकबर के द्वारा अगेंस्ट द जर्नलिस्ट प्रिया रमनी, ठीक है। क्योंकि जो प्रिया रमनी है उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए थे जिसके वजह से उनको ऐसा लगा, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट पे थे, तो उनको ऐसा लगा कि डिफेमेशन जो है वो हो रहा है, और इसीलिए जो MJ अकबर है उन्होंने डिफेमेशन केस जो है वहाँ पर फाइल किया। लेकिन दिल्ली कोर्ट जो है उसने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा मुद्दा जो है अब इसी के अराउंड हमें घुलता हुआ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी क्या है उसको भी समझेंगे, देन उसके बाद ये जो डिफेमेशन होता है इसके बारे में थोड़ी टेक्निकलिटीज में जाएंगे, और उसी के साथ साथ सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, ये जो जजमेंट यहाँ पर दिया गया है इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, जिससे कि मेंस पर्सपेक्टिव से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सको, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं केस की, तो केस जो है 2018 में मी टू मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिला, है ना। कई सारे जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने मी टू मूवमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे जो है वो किए। उसी के साथ साथ कई जगहों से जो महिलाएं हैं उन्होंने भी इस मी टू मूवमेंट में शामिल होकर बहुत सारी जगहों पर जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज की। अब यहाँ पर मी टू मूवमेंट जो है इंडिया में, तो प्रिया रमनी ने जो है उन्होंने यहाँ पर अकबर
जो यहाँ पर फॉर्मर मिनिस्टर थे, उनको सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अक्यूज किया, ठीक है। और कब? जब वो एक स्टिंट यहाँ पर एडिटर एशियन एज 90s में, उस टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर जो है उन्होंने रेसिग्नेशन दिया अक्टूबर 17, 2018 को, जब प्रिया रमणी जो है उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया लाइफस्टाइल मैगजीन, ठीक है, वोग इंडिया में। और उसके बाद उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसके यहाँ पर उन पर चार्जेस लगाए। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं लिया था कि किसके बारे में मैं पब्लिश कर रही हूँ, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि हाँ, यहाँ पर क्या हुआ था कि मुझे होटल जो है वहाँ पर बुलाया गया ये सारी चीज़ों के लिए, इंटरव्यू के लिए। देन उसके बाद वहाँ पर जो होटल रूम है उसमें बुलाने के बाद उन्होंने उनके साथ बेड पे बैठने को कहा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस जो है वहाँ पर लगाए गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो एक ट्वीट जो है वो पोस्ट कर देती है। अब जब ट्वीट पोस्ट करती है तो उसमें वो नाम जो है वो भी लिख लेती है। अब जब यहाँ पर नाम आ गया, उसके बाद होता ऐसा है कि उसके बाद यहाँ पर जो अकबर है वो यहाँ पर डिफेमेशन केस जो है वो यहाँ पर कर देते हैं। वो क्रिमिनल डिफेमेशन केस जो है वो यहाँ पर कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो अपने तरफ से डिफेंस है वो यहाँ पर रमणी के द्वारा दिया जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर केस जो है उसको खारिज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कि डिफेमेशन जो है ये क्या है, क्योंकि जब भी डिफेमेशन आपको पूछा जाए तो उसके बारे में डेफिनेशन जो है वो भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, और आपको बौद्धिक स्तर पर डिफेमेशन क्या है वो समझना भी ज़रूरी है। डिफेमेशन जो है ये कम्युनिकेशन है ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आ रही है, डिफेम करना, मतलब किसी का नाम जो है वो खराब करने की कोशिश करना जानबूझकर, सत्य बोलकर नहीं लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो पास करके। मतलब यहाँ पर डिफेमेशन जो है वो कम्युनिकेशन है, मतलब आप कुछ बता रहे हो, आप कुछ दर्शा रहे हो, और वो दर्शाना जो है वो फॉल्स है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें असत्य चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इसके वजह से जो फॉल्स स्टेटमेंट यहां पर पास किया गया है, इसकी वजह से जो रेपुटेशन है एक इंडिविजुअल पर्सन की, बिजनेस की, प्रोडक्ट की, ग्रुप की, गवर्नमेंट की, रिलीजन की, नेशन की, ये यहां पर हार्म होगी। तो उसे हम कहते हैं डिफेमेशन। समझ में आ गया डिफेमेशन मतलब क्या? डिफेमेशन मतलब एक कम्युनिकेशन है फॉल्स स्टेटमेंट का, किसी के भी अगेंस्ट में हो सकता है, व्यक्ति के अगेंस्ट में हो सकता है, बिजनेस के अगेंस्ट में हो सकता है, प्रोडक्ट के, ग्रुप के, गवर्नमेंट के, रिलीजन के, नेशन के, जो उस व्यक्ति के, प्रोडक्ट के, गवर्नमेंट के, रिलीजन के, नेशन के रेपुटेशन को हार्म करता हो, वो हो गया है डेफिनेशन डिफेमेशन का। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो डिफेमेशन जो है वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ऑफेंस के लिए देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सिविल लॉ, डिफेमेशन जो है मोस्टली अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स में फॉल होता हुआ देखने को मिलता है। पनिशमेंट जो है डैमेज अवार्ड टू क्लेमेंट, यहां पर जो भी उसको डैमेज हुआ है वो यहां पर लिया जाता है। अब यहां पर क्रिमिनल लॉ अगर हम देखते हैं तो डिफेमेशन जो है इज बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 वर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो बेलेबल। बेलेबल का मतलब क्या होता है कि जिसपे आपको बेल जो है वो मिल जाती है। कुछ कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें आपको बेल जो है वो भी नहीं मिलती है, मतलब आप जो आपको पकड़ा गया है तो आपको छुटकारा जो है वो भी नहीं मिलता है ना। दूसरा अगर हम देखते हैं तो नॉन कॉग्निजिबल। अब देखिए, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल इस तरीके के 2 ऑफेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की, तो वो थोड़े लेस सीरियस होते हैं नेचर में, जैसे कि असॉल्ट हो गया, चीटिंग हो गई, है ना, डिफेमेशन हो गया। तो ये सब हमें नॉन कॉग्निजिबल मतलब थोड़े कम सीरियस जो है वो देखने को मिलते हैं। और कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ये भी होता है। अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पर जिसने भी केस डाला है वो कॉम्प्रोमाइज में जा सकता है, कि मतलब जो सुलह है वो हो जाए, ठीक है। मतलब नतीजे आना यही जरूरी नहीं होता है, सुलह जो है वो भी हो जाती है। वैसा नहीं कि बाहर के बाहर ही हो गई, कोर्ट में जाने से पहले, वो वहां पर होता है ऑफिशियल तौर पर, वहां पर वो हमें देखने को मिलता है। तो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है वो भी है जहां पर सुलह जो है वो भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 320 जो है सीआरपीसी का, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, ये यहाँ पर कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस है उसके तरफ यहाँ पर देखता है। मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस समझ लिए थोड़े लेस सीरियस होते हैं, है ना, जिससे कि आप मतलब जो बीच में मेडिएशन के थ्रू आप जो सुलह है वो कर सको। तो ये तीनों वर्ड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रिमिनल लॉ में डिफेमेशन जो है बेलेबल भी है, नॉन कॉग्निजिबल भी है एंड कंपाउंडेबल भी है। क्रिमिनल डिफेमेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली डिफाइन किया गया है एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। जो इंडियन पिनल कोड है उसके 499 सेक्शन में हमें ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो देखने को मिलता है।
अब इसके तहत डिफेमेशन जो है वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, या फिर अगर आप साइन कर रहे हो उसके थ्रू भी हो सकता है, किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके थ्रू भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर बोलना ही है, आप यहाँ पर लिखकर भी डिफेमेशन जो है वो कर सकते हो, आप यहाँ पर साइन के थ्रू भी कर सकते हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन कोई भी हो उसके थ्रू भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन जो है वो भी दिए गए हैं। अब फर्ज कीजिए ना कि कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति है, इसने अगर एक्चुअल में कोई कांड किया है, अब ये कांड को अगर लिखकर कोई बताना चाह रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर में लिखकर कोई बता रहा है, ठीक है, अब वो अगर बोले कि नहीं ये तो डिफेमेशन है, ये मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन जो है वो भी दिए गए हैं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो इसने अगर समझ लीजिए चोरी की है, अब इसका पेपर में अगर नाम आया है कि ये व्यक्ति ने फलाना ढिमकाना जगह पर चोरी की है, अब ये व्यक्ति बोलेगा कि ये देखो आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन जो है वो हार्म हो रही है, तो ये डिफेमेशन है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर सत्य है उस चीज में और वो पब्लिक गुड के लिए है, तो यहाँ पर वो डिफेमेशन जो है वो नहीं माना जाएगा। और इसी का तर्क जो है यहाँ पर देकर जो केस है वो खारिज हुआ है। मतलब अब यहाँ पर आप देख सकते हो हुआ क्या है, जो रमणी के लॉयर है उन्होंने यहाँ पर ट्रूथ एज हर डिफेंस यहाँ पर रखा है, कि जो डिफेंस में क्या बोला है कि जो भी मैंने बोला है वो सब सही है, जो भी मैंने बोला है वो सत्य है और ये गुड फेथ में है। मतलब यहाँ पर जो मैंने बताया है ये इसलिए बताया है ताकि जो महिलाएं हैं उनको सच पता चले और वो सतर्क रहे, है ना। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द पब्लिक गुड, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बाहर खुलासा किया इन चीजों का। अब उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्शंस का इस्तेमाल किया है। एक्सेप्शन जो सेक्शन 499 है उसमें दिए गए हैं। सबसे पहला तो इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ जो हमने यहाँ पर देखा है, इसमें क्या है, पब्लिक गुड के लिए रहना चाहिए। इन्होंने कहा है कि हाँ ये जो है ये पब्लिक गुड के लिए है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो पब्लिक कंडक्ट है ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पर जो पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहा है ना, तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि लोग जो है वो जानकर जो भी चीजें बाहर निकल रही है वो जानकर लोगों का अगर भला होता है तो फिर वो यहाँ पर डिफेमेशन में नहीं आएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरा भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है उसका इस्तेमाल किया है कि इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ अदर प्रोवाइडेड दैट इम्प्यूटेशन बी मेड इन गुड फेथ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेकिंग इट, ठीक है, और एनी अदर पर्सन और फॉर द पब्लिक गुड। मतलब बेसिकली वही है कि यहाँ पर जो भी बातें बताई जा रही है, जो भी सत्य यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर वो पब्लिक गुड के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, तो फिर वो यहाँ पर डिफेमेशन जो है उसमें नहीं गिना जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन में हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, राइट ऑफ रेपुटेशन जो है उसको आपको प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना। किसी की प्रोटेक्शन रेपुटेशन जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो है जो आप रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो वो एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ या फिर डिग्निटी ऑफ वुमेन के इस पर नहीं रहना चाहिए। कि मतलब यहाँ पर आपकी रेपुटेशन जो है वो इतनी अच्छी कि डिग्निटी ऑफ जो विमेन है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन आपकी रेपुटेशन बरकरार रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वर्डिक के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो है वो खुद को सशक्त महसूस करेगी अगर उनको वर्क प्लेस पर हरासमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ठीक है, जहाँ गारमेंट शॉप होते हैं जहाँ पर बहुत सारा जो अब्यूज है वो देखने को मिलता है। तो अगर इस तरीके कोई अब्यूज होता है, सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है वर्क प्लेस पर या कहीं पर भी, तो ये वर्डिक की वजह से जो महिलाएं हैं उनको में सशक्तिकरण आएगा। वो ये सोचेगी कि नहीं हम भी यहाँ पर अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं। वर्डिक जो है ये यहाँ पर इंडिया का लॉन्ग जो रिस्पेक्टिंग फीमेल सेक्सुअल ऑटोनॉमी है इसको यहाँ पर और सशक्त बनाता है, कि इंडिया जो है जाना जाता है महिलाएं जो है उनका जो मतलब रिस्पेक्ट है वो किया जाए, है ना। तो वो उसको यहाँ पर और सशक्त करता है। होपफुली यहाँ पर कुछ लोग जो है अब वो डिटर्ड हो जाए कि अपनी जो पावर है, अपनी जो पोजीशन है उसका इस्तेमाल करके अब वो कोई भी सेक्सुअल फेवर्स मांग सकते हैं, ये उनका थोड़ा अब डिमोटिवेशन जो है वो यहाँ पर हो जाए इस केस के बाद। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन के तौर पर ये सारी चीज़ें हम बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे पुदुचेरी इलेक्शन कंट्रोवर्सी के बारे में। देखिए पुदुचेरी जो है उसमें इलेक्शन कंट्रोवर्सी चल रही है। इससे पहले जो हमने देखा था कि किरण बेदी जो है उनको एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर हटा दिया गया था, और वहाँ पर जो अभी इलेक्शन है उसकी भी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि वहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी देखने को मिलती है। तो ये पूरा मसला क्या है इसको आज हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं पुदुचेरी, तो पुदुचेरी क्या एक पर्टिकुलर एक कोई जगह है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। हमारे यहाँ पर टोटल अगर हम देखते हैं 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है पौंडीचेरी,
उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यनम जो है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो एक कराईकल आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको माहे जो है ये देखने को मिलता है। और ये चारों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है पौंडीचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि बेसिकली इसका लोकेशन जो है वो है कहाँ पर। तो यहाँ पर पौंडीचेरी प्लस यमन प्लस कराईकाल प्लस माहे इज पुदुचेरी। अब ये जो पुदुचेरी है यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट जो है, वहीं पर कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिल रही है। अब टेरिटरी अगर हम देखते हैं पुदुचेरी की, तो इसमें हमें फॉर्मर फ्रेंच स्टैब्लिशमेंट पुदुचेरी जो है उसमें कराईकाल, माहे, यनम ये सब देखने को मिलते हैं, जो स्कैटर्ड तौर पर देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में, है ना। स्कैटर्ड तौर पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब अलग अलग राज्यों में भी है। एक अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में है, दो अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु में है, एक अगर हम देखते हैं तो केरला में है। तो ऐसा भी सवाल आपको आ सकता है कि पुदुचेरी जो है वो कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं अंडर द फ्रेंच रूल फॉर 138 ईयर्स, ये 138 ईयर्स के लिए जो पुदुचेरी है ये फ्रेंच रूल के अंडर में था। फिर उसके बाद इंडियन यूनियन को ज्वाइन होता है 1 नवंबर 1954। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और उसी के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए कई बार आपको ऐसा आ सकता है कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, कौन कौन से इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये कहा जाता है। तो ऐसे सवाल आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं, और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है ये भी पूछी जा सकती है। पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 7 थी, लेकिन फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है ये सेपरेट हो गए और यूनियन टेरिटरीज बन गए, इसीलिए हमारे यहाँ पर 9 हो गए। फिर उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है ये यहाँ पर कंबाइंड हो गए। इसी के साथ हमारे यहाँ पर अब 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसमें एडमिरल जोशी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। देन चंडीगढ़ है, ठीक है, इसमें बोडनोरे है, बडनोरे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। देन दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसमें प्रफुल्ल पटेल है, एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। दिल्ली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बैजल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। देन जम्मू एंड कश्मीर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लक्षद्वीप अगर हम देखते हैं तो प्रफुल्ल पटेल, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं पुदुचेरी, तो यहाँ पर हमें एक एडिशनल चार्ज जो है वो यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि अगर हम पहले देखते हैं तो किरण बेदी जो है वो थी, लेकिन अब यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया है। देन लद्दाख अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर राधा कृष्ण माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कहा जाता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं इंडियन स्टेट्स की, तो जैसा मैंने आपको कहा हमारे यहाँ पर टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है। अब देखिए 28 स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी राज्यों में है ना। कहीं कहीं पर हमें बायकैमरलिज्म जो है वो भी देखने को मिलता है, मतलब कि कहीं कहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हमें देखने को मिलता है ना। अब केंद्र शासित प्रदेश अगर हम देखें तो वो पूरा का पूरा सेंटर के कंट्रोल में आता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है ना केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र जिस पर शासन कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखने को मिलती है, जहां पर हमें इलेक्शंस होते हुए भी देखने को मिलते हैं, मतलब इन शॉर्ट जहां पर हमें चीफ मिनिस्टर जो है वो भी देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसे कौन कौन से हैं? ऐसे अगर हम देखते हैं तो हमें 3 देखने को मिलते हैं। पहले पहले 2 ही थे, अब यहाँ पर हमें 3 जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है ना, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लाई गई है, काउंसिल नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दिल्ली हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद जो पुदुचेरी है ये हमें देखने को मिलता है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये देखने को मिलती है। अब पुदुचेरी की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा हिस्ट्री हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम देखते हैं तो एक कंट्रोवर्सी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पॉलिटी में बन सकते हैं। मतलब अगर हम जीएस पेपर 2 देखते हैं तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं पुदुचेरी की, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब हमारा बना तो स्टेट जो उनको कैरेक्टराइज किया गया पार्ट ए, बी, सी एंड डी, इस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया। पार्ट सी और डी अगर हम देखते हैं तो उनको मर्ज किया गया इनटू यूनियन टेरिटरीज विथ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956, है ना, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो सी एंड डी को यूनियन टेरिटरीज जो उसमें मर्ज किया गया। अब 1962 में क्या होता है, एक ट्रीटी जो है फ्रांस के साथ वो साइन की जाती है, और इसके तहत जो टेरिटरी है पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे, यनम, ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि काफ़ी लेट गए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेम ईयर होम मिनिस्टर जो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में वो इंट्रोड्यूस किया,
और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो टेरिटरीज है यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी वो यहाँ पर ग्रुप किए गए और एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 239A ये यहाँ पर संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर आर्टिकल 239A जो है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 239A जो है ये प्रोवाइड करता है लेजिस्लेचर को कि वो यूनियन टेरिटरी जो है आइदर फुल्ली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड या पार्टली इलेक्टेड यहाँ पर बना सकती है। मतलब जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यहाँ पर बनाई जा सकती है और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी ये आइदर फुल्ली इलेक्टेड रह सकती है, पार्शियली इलेक्टेड रह सकती है, पार्शियली नॉमिनेटेड रह सकती है। ठीक है, इसी के तहत हमें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 निकाला और ये लॉ स्पेसिफाई करता है पुदुचेरी के लेजिस्लेचर को विथ 30 इलेक्टेड एमएलएस। मतलब यहाँ पर ये जो एक्ट निकाला गया इसके तहत यहाँ पर क्या किया गया कि पुदुचेरी जो है इसके लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग कितने रहेंगे, इसके लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 लोग जो है वो रहेंगे और 30 लोग यहाँ पर कंप्लीटली इलेक्टेड रहने वाले हैं। मतलब क्या पूरी की पूरी जो असेंबली है, पूरी की पूरी जो असेंबली है पुदुचेरी की कंप्लीटली इलेक्टेड है? जी नहीं, इसमें अगर आप देखोगे तो 30 लोग जो है ये इलेक्टेड रहेंगे एंड मैक्सिमम 3 एमएलए जो है नॉमिनेटेड रहेंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो आप? मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली 30 लोग जो है वो इलेक्टेड रहेंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड 3 लोग जो है यहाँ पर नॉमिनेटेड रहेंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर हम लेजिस्लेचर देखते हैं पुदुचेरी की तो वो पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर लॉ जो है स्पेसिफाई करता है कि नॉमिनेटेड लोग जो रहेंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं रहने चाहिए। प्लस यहाँ पर जो पुदुचेरी गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पर जो असेंबली रहेगी, ठीक है, असेंबली रहेगी, इसमें जो गवर्नमेंट बनाएगा मतलब क्या है कि यहाँ पर उनकी असेंबली में मेजोरिटी रहेगी, है ना, मेजोरिटी रहेगी। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर कांग्रेस जो उसकी मेजोरिटी रहती है। अब कांग्रेस की मेजोरिटी अगर है पुदुचेरी में, ध्यान से सुनिए, कांग्रेस की मेजोरिटी है पुदुचेरी में, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट है पुदुचेरी में, लेकिन सेंटर में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3 लोगों को नॉमिनेट करती है। करेक्ट है, 3 लोगों को नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो बीजेपी है, क्या उनको 3 लोगों को नॉमिनेट करने के लिए जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनसे वार्तालाप करना पड़ेगा, उनसे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जो पुदुचेरी गवर्नमेंट है उनसे नॉमिनेशन करने के लिए कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बीजेपी जिनको भी बोले सीधा वो नॉमिनेट जो है वो कर सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जब हम पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 30 इलेक्टेड जो डायरेक्टली होते हैं लोगों के द्वारा ये देखने को मिलते हैं, प्लस 3 नॉमिनेटेड मेंबर जो है ये देखने को मिलते हैं और इसके साथ टोटल 33 जो मेंबर्स है ये देखने को मिलते हैं। और ये 3 मेंबर यहाँ पर नॉमिनेट किए गए हैं किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें इनके साथ कंसल्टेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये जो 3 मेंबर रहते हैं इनको कंप्लीट राइट रहते हैं, पूरे अधिकार रहते हैं, इंक्लूडिंग वोटिंग इन दी नो कॉन्फिडेंस। यहीं से कंट्रोवर्सी जो निकल कर आ रही है, इनके पास नो कॉन्फिडेंस में वोट करने का भी अधिकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 30 लोग जो है, 30 एमएलए जो है ये यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए। ये जो 3 है ये नॉमिनेट होकर आए हैं, लेकिन इनको बोला तो एमएलए ही जा रहा है, ये है तो एमएलए ही, और इसीलिए ये एमएलए ही है, इसीलिए यहाँ पर इनको पूरी पावर होती है जो इनको है। मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हो रहा है तो उसमें भी वोट कर सकते हैं, इवन बजट की इसमें भी वोट कर सकते हैं, सभी इसमें नॉर्मल एक एमएलए की तरह ही वो काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम करंट सिनारियो देखते हैं, पुदुचेरी में जो करंट सिनारियो चल रहा है, सरकार बनाने के लिए यहाँ पर जो टोटल लोग जो चाहिए उसमें से देखिए स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत सारे लोग जो है उनको डिफेमेशन में निकाला गया है। डिफेमेशन जो अपना 10 शेड्यूल है उसके तहत उनको निकाल दिया गया है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग जो उन्होंने रेसिग्नेशन दिया है। तो ऐसे कर करके पूरा हमें मतलब एक एक करके क्या क्या हुआ है वो समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट देखते हैं तो अभी हाउस में 26 करंटली लोग जो है एमएलए जो है ये देखने को मिल रहे हैं। कितने देखने को मिल रहे हैं? 26 एमएलए जो है ये देखने को मिल रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट जो है 12 एमएलए उनके हमें देखने को मिल रहे हैं, 1 शॉर्ट ऑफ हाफ वे मार्क। मतलब आधा जो हाफ है उससे 1 शॉर्ट यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनका देखने को मिल रहा है। इसमें स्पीकर जो है वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन स्पीकर जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो जब टाई होता है तभी कर सकते हैं, है ना। आपको पता है ना कि स्पीकर जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते हैं। अगर इनकेस टाई होता है तो उसी केस में स्पीकर जो है वो अपना वीटो पावर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपोजिशन के पास अगर हम देखते हैं तो 14 एमएलए है,
7 जो है वो एनआर कांग्रेस, 4 जो है फ्रॉम AIADMK एंड 3 जो है नॉमिनेटेड MLAs है। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि 14 में से अगर हम 3 को निकाल देते हैं, ठीक है, 14 में से 3 को निकाल देते हैं तो इनके पास अपोजिशन के पास जो है वो 11 ही बचते हैं, बराबर है। तो अगर यहाँ पर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करना हो तो इनके पास टोटल कितने हैं, 14 है, इनके पास टोटल कितने हैं, 12 है। तो मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आराम से इनके अगेंस्ट में चला जाएगा क्योंकि मेजोरिटी उनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं ये यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा बताया गया था कि इनके पास नॉर्मल जो एक्चुअल में पावर्स है, सारी पावर्स है MLA की, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें भी वोट कर सकते हैं। तो इसलिए अब पुदुचेरी जो है उसमें सरकार जो है वो गिर सकती है, ऐसा पूरा सिनारियो देखने को मिल रहा है। खैर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि पुदुचेरी जो है उसमें किस तरीके से कौन सा आर्टिकल जो है वो आया और उस आर्टिकल के तहत यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस तरीके की है, पूरी तरीके से इलेक्टेड है, पार्शियल इलेक्टेड, पार्शियल नॉमिनेटेड है, क्या है, और जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इनके पास क्या क्या पावर्स होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा कंसल्टेशन जो है क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं लेना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अब मेंस में आए, प्रीलिम्स में आए, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हीट फ्रॉम मोबाइल फोन कैन बी यूज्ड टू चार्ज स्मार्ट वॉचेस। जो स्मार्ट वॉचेस है उसको चार्ज करने, मतलब बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि जो हीट निकलती है कोई भी चीज़, यहाँ पर अगर कोई भी कन्वर्जन हो रहा है या जो भी चीज़ हो रही है उसमें से जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी यूटिलाइज होती है, कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। ये जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है ये हीट के फॉर्म में होती है और ये जो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रही है इसका क्या हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वेस्ट हो रही है ना, इसका यूटिलाइजेशन क्या हम कर सकते हैं, बस यही यहाँ पर चीज़ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बेंगलुरु बेस्ड जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया एक नया मटेरियल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मटेरियल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ इसमें PhD नहीं करनी है, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं घुस जाते हैं इसमें कि अरे बाप रे अब तो इसमें पूरा डिटेल में मेरे को चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि हेल्प इन टैपिंग वेस्ट हीट प्रोड्यूस बाय ऑल काइंड ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस एंड यूज इट अकम्प्लिश अदर यूजफुल वर्क। मतलब जो भी यहाँ पर डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस जो होते हैं उसमें से जो भी वेस्टेज ऑफ हीट निकल रही है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ यूजफुल प्रोडक्टिव करने के लिए। अब अगर आप देखोगे लैपटॉप अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे मैं लैपटॉप में ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, अभी लैपटॉप अगर मैं देखूँ तो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है ना, तो क्या अब इसका इस्तेमाल मैं मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ अगर मोबाइल फ़ोन जो है वो जो हीट होता है, हम बहुत सारा अगर गेम खेल लिए उस पर तो हीट हो जाता है, तो क्या उसका इस्तेमाल हम स्मॉल जो वॉचेस है, स्मार्ट वॉचेस है, उसका चार्ज करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर निकलते हैं। मटेरियल कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मटेरियल कौन सा है, सिल्वर एंटीमोनी टेलुराइड, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एनर्जी कन्वर्जन जो है वो इफिशियंट नहीं होती है, जो भी कन्वर्जन बोलिए, मतलब यहाँ पर अगर हमें न्यूक्लियर टरबाइन, मतलब अगर रोटेट करना है, टरबाइन को रोटेट करना है, कोल से अगर एनर्जी को हमें निकालना है, तो जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं तो पूरी 100% इफिशियंसी से कुछ भी नहीं चलता है, ठीक है, 100% इफिशियंसी से नहीं चलता है। समझ लीजिए 30% जो है वो यहाँ पर हो रहा है, बाकी जो है बाकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। बाकी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है वो होती है हीट के फॉर्म में। अब ये जो हीट यहाँ से निकल रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वेस्ट जाती है एज हीट, और ये जो हीट है इसको अगर हम ट्रैप कर लेते हैं और इसको अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हम अदर अप्लायंसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी जो इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी अगर हम ये वाला मटेरियल देखते हैं तो इससे हमें 10% की इफिशियंसी जो एक्चुअल में देखने को मिल रही है, लेकिन क्लेम किया जा रहा है कि 15% इफिशियंसी जो है वो इससे मिल जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो वेस्टेज जा रहा था उसमें से भी हम 10-15% अगर यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हमें देखने को मिलती है। बेनिफिट क्या होंगे, तो देखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड पावर प्लांट जो है एम्पल अमाउंट ऑफ वेस्ट हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एम्पल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकलती है और ये हम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हीट जो है ट्रेडिशनल कुकिंग चूल्हा जो होता है उसमें से जो हीट निकल रही है उसको रूरल हाउस होल्ड में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए रन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, इससे मतलब चूल्हा जो है वो जो जला रहे हैं
तो ये इसमें से जो भी हीट निकल रही है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं रूरल हाउस होल्ड में जो भी अप्लायंसेस है उसको चलाने के लिए, जिससे क्या होगा, एक के साथ दो काम हो जाएंगे, 1+1 फ्री यहाँ पर हो जाएगा, है ना। डे टू डे एक्टिविटीज जैसा हमने यहाँ पर देखा है कि मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए बोलिए, बैटरी चार्ज करने के लिए बोलिए, कोई भी चीज़ चार्ज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स हैं। अभी तो खैर ये एकदम एमेच्योर स्टेज पे है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। अब यहाँ पर जो हमारा जीएस पेपर 3 है, इस पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। कोविड-19 जो है उसका इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर क्या पड़ा है। हम खासकर यहाँ पर जो स्कूल्स है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम प्रीलिम्स बोलिए मेंस बोलिए दोनों ही पर्सपेक्टिव से तो अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए कोविड-19 जो है इसके वजह से बहुत सारे जगहों पर जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिले हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों पर इसके अल्टरनेटिव्स जो है वो भी निकाले गए हैं, इसके सॉल्यूशन जो है वो भी निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन एकदम से अगर हम सॉल्यूशन पर जाएंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, खासकर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एस्पिरेंट्स को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन देखते हैं जो यूट्यूब पर चल रहा है, जो ऐप्स के थ्रू चल रहे हैं, ये काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब समझ लीजिए 2013 या 14 से ही ये शुरू हो गया था, तो काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी लोग जो इसे यूज टू हो गए हैं, काफ़ी लोगों ने इसका अल्टरनेटिव जो ऑलरेडी निकाल लिया था कि हाँ हमें ऑनलाइन एजुकेशन जो है ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतनी इतनी फीस दो, इतने लाख रुपए भरो, उसके बाद वहाँ जाकर बैठो, है ना, वहाँ जाओ, मतलब घर से दूर रहो, खाने के प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, देन उसके बाद एक छोटे से रूम में रहकर वहाँ पर पढ़ाई करना पड़ता है, ज़बरदस्ती की अपनी स्ट्रगल जो है वो दिखानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी माइंड जो है वो एक स्थिर नहीं रह पाता है ना। फिर उसके बाद अगर तबीयत खराब हो गई तो घर पे जाओ, है ना, ट्रैवलिंग के पैसे, ये सब प्रॉब्लम्स जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन इससे क्या हो रहा है, बहुत बेनिफिशियल हो रहा है, मतलब यहाँ पर घर पे बैठे आप पढ़ सकते हो, मोबाइल फ़ोन में पढ़ पा रहे हो, सिर्फ आपको यहाँ पर जो इंटरनेट है वो चाहिए होता है, अच्छे तरीके से आप वीडियोज़ देख पा रहे हो, उसके नोट्स जो है बना पा रहे हो। अगर ऑफलाइन इसमें होता है कि एक बार उन्होंने बोल दिया तो फिर वो रिपीट आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप जितने बार आपको समझ में नहीं आ रहा है वही चीज़ रिपीट 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 करके आप देख पा रहे हो। तो ये बेनिफिट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा था, तो इससे यहाँ पर इतना हैम्पर नहीं हुआ। लेकिन हम बात करते हैं स्कूल्स की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिला है। मतलब अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक देखते हैं तो एडवर्स इम्पैक्ट जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फीयर में हमें देखने को मिला है, ठीक है। इंक्लूडिंग अगर हम एजुकेशन सेक्टर देखते हैं तो स्कूल जो है ऑलमोस्ट ईयर यहाँ पर हो गया है कि वो बंद पड़े हैं। लॉकडाउन जो है इसके मतलब एकेडमिक जो ईयर है पूरा का पूरा ये पोस्टपोन्ड हो गया है, जो एकेडमिक साल है ये पूरा ख़राब हो गया है। अभी बहुत सारे लोगों को प्रमोट कर दिया गया, बहुत सारे लोग जो फाइनल ईयर में थे प्रमोट कर दिया गया, ये हुआ, लेकिन आगे जाकर कि भाई इन्होंने एग्जाम ही नहीं दिए तो हो सकता है कि ये लाइफ टाइम तक इम्पैक्ट करे, है ना, कि नहीं 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 ये जो बैच थी, अच्छा तुम कोविड वाले बैच हो क्या, नहीं फिर मतलब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है उसमें वहाँ पर हैम्पर हो सकता है, नहीं फिर तो तुमने फाइनल ईयर की एग्जाम ही नहीं दी है तो हम तुमको जज किस बेसिस पर करें, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आगे जाकर हो सकता है कि वो फेस करें। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिजिटल लर्निंग की, कि ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला डिजिटल लर्निंग हम कर रहे हैं, डिजिटल लर्निंग तो अच्छा ही है, लेकिन डिजिटल लर्निंग मेथड जो उसको प्रमोट किया गया है एज अल्टरनेटिव रादर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम ट्रेनिंग, है ना। यूनियन मिनिस्टर अगर हम देखते हैं ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मार्च 2020 उन्होंने फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शेयर किए, जिसमें दीक्षा है, दीक्षा पोर्टल, ई पाठशाला है, स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा है। इसके बारे में अगर हम देखते हैं दीक्षा पोर्टल जो है ई लर्निंग कंटेंट है ऑफ अलाइन टू करिकुलम। ई पाठशाला ये एक ऐप है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा एंड ट्रेनिंग ऑफ क्लास 1 to 12 मल्टीपल लैंग्वेजेस में देखने को मिलती है। स्वयं पोर्टल अगर हम देखते हैं तो 1900 कोर्सेज जो है वो यहाँ पर चलाता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है करंटली अराउंड 300 मिलियन चिल्ड्रन जो है अक्रॉस ऑल एज ग्रुप ये यहाँ पर स्कूल से बाहर है ना। और ये जो नंबर है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके का हुआ है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट बुरी तरीके का होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं अब उनको स्कूल भेजा ही नहीं जाएगा, कि कौन तुम्हारे स्कूल के खर्चे उठाए, कौन तुम्हारा ये करे, कौन तुम्हारा वो करे, रहने दो अभी बंद ही रहने दो। क्या होता है, शुरू रहा तो फिर कोई ना कोई काट कसरी करके कोई कर लेता है, लेकिन अब बंद ही पड़ा है तो फिर और प्रॉब्लम आ गया, अब तो छोड़ ही दो यार, जाओ ही मत, यही मत करो वही मत करो, ऐसा होगा। तो मतलब और ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉप आउट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कि स्टूडेंट जो है अभी जैसे क्या होता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है ना, तो क्या होता है कि बहुत सारे बौद्धिक स्तर पर जो एक नॉलेज है वो इंक्रीज हुआ रहता है, तो इसे समझने में आसानी जाती है।
लेकिन अगर बौद्धिक स्तर उतना ज़्यादा बड़ा ना रहे जो स्कूल के बच्चों का होता है तो समझने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, जो डिजिटल लर्निंग से जा रहे हैं, वो यहाँ पर उस पर क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा हो जाता है। एजुकेशन रूटीन जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है ना। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है पूरा भूल गए हैं क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। और सबसे ज़्यादा गर्ल स्टूडेंट जो है उनको यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि गर्ल स्टूडेंट जो है उनको एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पर झेलना पड़ रहा है कि घर के काम भी करो, है ना, डिजिटल डेटा जो है उसका भी एक्सेस करो, और अगर कोई गरीब परिवार से है तो वो उनको डिजिटल एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जो फादर है वो उनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं जो है उससे यहाँ पर जूझना पड़ रहा है अगर हम गर्ल स्टूडेंट की बात करते हैं तो। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्कूल जो है लॉन्ग क्लोजर रहे हैं। इसका मतलब है कि रेंज ऑफ सोशल जो इनिशिएटिव्स है उस पर भी यहाँ पर डिसरप्शन हो रहा है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गई, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो गए, है ना। तो इसका भी यहाँ पर हनन जो है वो देखने को मिल रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग डिवाइड्स, स्पेशियल बोलिए, डिजिटल बोलिए, जेंडर, क्लास, ये यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो गरीब इंसान है उसके पास डिवाइस नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास सही तरीके का जो रिसोर्सेस चाहिए वो रिसोर्सेस नहीं है कि वो पढ़ पाए। तो अब यहाँ पर जो क्लासरूम्स है वो तो चल रहे हैं, क्लासरूम में तो टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, क्लासरूम में मतलब ऑनलाइन तो टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो उनका क्या होगा, वो तो यहाँ पर पीछे हट गए ना। बहुत सारे स्टेट जो है वो एडिक्वेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से है ना, कि स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करो। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो अभी कौन से सोर्स से मिल रहा है, तो इंटरनेट के सोर्स से मिल रहा है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो सभी को इंटरनेट जो है फ्री में प्रोवाइड करे। तब हम बोल सकते थे कि हाँ, यहाँ पर एक्चुअल में अब स्टेट स्पेसिफिक तौर पर जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। टीचर जो है वो भी यहाँ पर टेक से पुअरली इक्विप्ड है, उनको पता नहीं है। क्योंकि मेरी जो बहन है वो अभी उसने जस्ट 10th पास की है, तो अभी कॉलेज की उसके ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि जो टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से, और क्या होता है फिर बच्चे जो है इनको क्या है, जो बहुत सारे बच्चे हैं वो तो ज़बरदस्ती वहाँ पर बीच में अपना अनम्यूट करके कुछ भी बोल देना, कुछ भी कमेंट कर देना। लेकिन एक पढ़ाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक पढ़ाने के लिए, और जहाँ पर अभी अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर स्कोप है कि जहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो चलता रहता है ना। जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो भी इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। और सडनली अगर हम यहाँ पर जिनका क्या होता है, जब हम यंग होते हैं तो कुछ चीज़ें ग्रास्प करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज हो जाती है तो हमारी ग्रास्प करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, हम चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और वही यहाँ पर हो रहा है, जो टीचर्स है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनकी एज होने की वजह से अडॉप्ट करने में काफ़ी मुश्किलात होती है ना। आप घर पर ही देख लो ना, अगर आप आपके मम्मा को, अगर मम्मा ने मोबाइल फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, तो उनको अगर कोई भी चीज़ सिखाना है तो उससे मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर आप सोचिए जो टीचर्स है, जो सर है, उनको कितनी मुश्किल हो रही होगी। उसमें भी अगर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो बीच में कमेंट्स आ जाते हैं, बीच में ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको ट्रेनिंग जो है, प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर एक एनजीओ मॉडल हमें देखने को मिलता है एज अ टेम्पलेट। इंटरेस्टिंगली स्कूल जो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किए जा रहे हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मतलब मोस्टली पुअर एंड बैकवर्ड सेगमेंट जो है उनको भी यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। और इंस्टेड टीचर जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट को घर पर विजिट कर रही है, वहाँ पर स्मॉल ग्रुप जो बच्चे के हैं उनको यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम जो है वो इसका रेप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। हालांकि बड़े लेवल पर करना मुश्किल है, लेकिन छोटे लेवल पर जो है यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरा, अगर हम देखते हैं पोस्ट पेंडेमिक अप्रोच, एक बार स्कूल जो है रीओपन हो जाते हैं तो अथॉरिटीज जो है वो यहाँ पर री एनरोलमेंट जो है स्टूडेंट्स का वो यहाँ पर कराए, है ना। और उसी के साथ साथ सिस्टमेटिक इश्यूज जो है उसको यहाँ पर एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टमेटिक इश्यूज जो है एजुकेशन पर रिलेटेड टू क्वालिटी, इक्विटी, जेंडर, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सब अगर हम करेंगे तो ही हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहीं पर हमारा ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। जो कोर्सेस हैं उनको एंजॉय कीजिए, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइजेस में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।